नमस्कार, महीना के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो आज के एपिसोड को शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। बीते शुक्रवार यानी 17 नवंबर की शाम को खबर आई कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल की कर्ज समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी का मतलब यह हुआ कि हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी आईआईएचएल की ओर से रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि आईआईएचएल ने कर्ज संकट से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। अप्रैल 2023 में कर्जदाताओं की समिति यानी सीओसी ने इस कंपनी के लिए नीलामी का दूसरा राउंड करवाया था। हालांकि सीओसी की ओर से दूसरा राउंड करवाने के फैसले को पहले राउंड के विजेता टोरेंट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। 20 नवंबर को जब यह खबर आई तो रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 11 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, आईडीबीआई बैंक को लेकर इस हफ्ते दो खबरें आई। पहली ये कि बैंक ने ईवाई इंडिया को प्रोसेस एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है ताकि 4,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस्ड डेट पोर्टफोलियो के लिए खरीदार ढूंढ सके। ये कर्ज स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबलाइजेशन फंड यानी एसएएसएफ के तहत रखा गया है। बैंक के पास कुल 4,000 करोड़ रुपए के लोन्स के 631 खाते हैं, जिसमें से करीब 15 से 18% रिकवरी की उम्मीद है। इन खातों में डेवी मोटर्स, मालविका स्टील, स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया, सुराना ऑयल, उषा इस्पात जैसे नाम शामिल हैं। 20 नवंबर को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 1.25% गिरकर 61 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के रास्ते में लगातार अड़चन आ रही है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के एसेट वैल्यूअर की नियुक्ति के लिए जारी बिड को कैंसिल कर दिया है। दरअसल सरकार के मुताबिक इस बिड को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है और अब यह बिड दोबारा लाई जाएगी। इस बैंक में सरकार एलआईसी के साथ मिलकर अपनी करीब 61% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। एलआईसी के पास 49.2% और सरकार के पास इस बैंक की 45% हिस्सेदारी है। 21 नवंबर को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब ½ % की बढ़त के साथ 62 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, हफ्ते की शुरुआत में रिलायंस समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जेएफएसएल को लेकर खबर थी कि कंपनी अब बॉन्ड इशू से पैसा जुटाने की तैयारी कर रही है। पहले बॉन्ड इशू के जरिए बाजार से करीब 5 से 10 हजार करोड़ रुपए तक जुटाने की खबर थी, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में लाया जा सकता है। 20 नवंबर को जेएफएसएल का शेयर करीब 2.5% की गिरावट के साथ 215 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था, पर 22 नवंबर की शाम को कंपनी ने इस खबर का खंडन कर दिया। 22 नवंबर की शाम को ही खबर आई कि जेएफएसएल अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी की जगह कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी सीआईसी बनना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई के पास अर्जी भी दाखिल कर दी है। आरबीआई के मुताबिक सीआईसी वो कंपनी होती है जिसके ज्यादातर एसेट्स ग्रुप कंपनियों में निवेशित होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या लोन्स के रूप में। सीआईसी अपनी ग्रुप का कंट्रोल अपने पास रखती है पर उनके शेयरों में ट्रेड नहीं करती है, यानी ये पैसिव होल्डिंग कंपनीज होती हैं जो अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती। दरअसल आरआईएल से डीमर्जर के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलने की वजह से जेएफएसएल के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। 23 नवंबर को जेएफएसएल का शेयर 1/4% की गिरावट के साथ 221 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी ऑबरॉय रियल्टी ने दिल्ली एनसीआर के मार्केट में एंट्री ली है। दरअसल इस कंपनी ने गुरुग्राम में करीब 597 करोड़ रुपए की रकम से 15 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी इस जमीन पर एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, जिससे कंपनी को डेवलपमेंट के लिए करीब 26 लाख स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा। 20 नवंबर को ऑबरॉय रियल्टी का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 1% की बढ़त के साथ 1,353 रुपए के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 1,406 रुपये 55 पैसे का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुआ था। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल पश्चिम बंगाल में करीब 20,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। ये निवेश अगले 3 साल में किया जाएगा, जो कि 5G, रिटेल और एनर्जी सेक्टर में किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने मंगलवार 21 नवंबर को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि कंपनी पिछले 5 साल में इस राज्य में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। 21 नवंबर को आरआईएल का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 2,377 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मंजूरी मांगी है। ये कंपनी करीब 6600 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इस प्लांट के लिए कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए जॉइंट वेंचर यानी जेवी भी बनाएगी। इस खबर के आने के बाद बुधवार 22 नवंबर को सीजी पावर के शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया और शेयर 469 रुपये 35 पैसे के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, देश की सबसे बड़ी तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी का राइट्स इशू आ सकता है। असल में एचपीसीएल की फंडिंग के लिए केंद्र सरकार ओएनजीसी को राइट्स इशू लाने के लिए कहने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि एचपीसीएल के ग्रीन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए लाए जाने वाले इस राइट्स इशू से 1.9 अरब डॉलर या 15,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जा सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने तीनों ओएमसीज यानी तेल मार्केटिंग कंपनियों को क्लीनर एनर्जी की ओर कदम बढ़ाने के लिए मदद के रूप में 30,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। 23 नवंबर को एचपीसीएल का शेयर 0.75% चढ़कर पर ओएनजीसी का शेयर हल्की गिरावट लेकर बंद हुआ था। आठवीं खबर, 23 नवंबर गुरुवार को होम फर्स्ट फाइनेंस के 9.8% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉबर्ग पिंकस के अलावा 2 प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज ने भी अपने शेयर बेचे हैं। इस ब्लॉक डील में 870 रुपये 40 पैसे के औसत भाव पर शेयर बेचे गए हैं, जिसकी वैल्यू 750 करोड़ रुपए आंकी गई है। वॉबर्ग पिंकस ने अपनी सब्सिडरी ऑरेंज क्लोव इन्वेस्टमेंट्स बीवी के जरिए 28,83,000 शेयर या 3.3% हिस्सा करीब 251 करोड़ रुपए में बेचा है। सितंबर अंत तक वॉबर्ग पिंकस की सब्सिडरी के पास 26.4% हिस्सेदारी थी। इस कंपनी की 12% हिस्से वाली एथर मॉरिशस ने 23,07,000 शेयर या 2.6% हिस्सा करीब 201 करोड़ रुपए में और 18.16% हिस्से वाले ट्रू नॉर्थ फंड 5 ने 34,60,000 शेयर या 3.9% हिस्सा करीब 301 करोड़ रुपए में बेचा है। पिछले 6 महीने में दूसरी बार इन एंटिटीज की ओर से इस कंपनी के शेयर खुले बाजार में बेचे गए हैं। 23 नवंबर को होम फर्स्ट फाइनेंस का शेयर 4.5% की गिरावट के साथ 875 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। नौवीं खबर, बुधवार 22 नवंबर को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक्टिव डीमैट अकाउंट्स का आंकड़ा 10 करोड़ के पार कर दिया है। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी इस आंकड़े को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इससे पहले जुलाई में सीडीएसएल ने अपने प्लेटफॉर्म पर 9 करोड़ डीमैट अकाउंट रजिस्टर करने की घोषणा की थी। 23 नवंबर को उठापटक वाले बाजार के बीच सीडीएसएल का शेयर 0.5% की बढ़त के साथ 1,800 रुपए के स्तर के बेहद करीब बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 1,825 रुपए का उच्चतम स्तर भी छुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की ओर। बीते शुक्रवार यानी 17 नवंबर की शाम को देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग फर्म एल&टी के लिए कतर से खराब खबर आई। खबर यह थी कि कतर की इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इस कंपनी पर करीब 239 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। असल में ये 111.3 करोड़ रुपए और 127.6 करोड़ रुपए के 2 मामले हैं, जिसमें कतरी की टैक्स अथॉरिटीज की ओर से किए असेसमेंट की तुलना में एल&टी की ओर से घोषित की गई आय में डिस्क्रिपेंसीज यानी अनियमितताएं पाई गई हैं। ये दोनों मामले अप्रैल 2016 से मार्च 2017 और अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच के हैं। पर कंपनी ने इस पेनल्टी के खिलाफ अपील दाखिल कर दी है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि यह पेनल्टी मनमाना और अनुचित फैसला है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में खाड़ी देशों से एल&टी की ऑर्डर बुक का 41% हिस्सा आया है और सितंबर अंत तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की कुल ऑर्डर बुक का 32% हिस्सा खाड़ी देशों से ही है। 20 नवंबर को एल&टी का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 3,087 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को लेकर इस हफ्ते 4 खबरें आईं। पहली खबर यह थी कि कंपनी 26,393 करोड़ रुपए के पेनल्टी ऑर्डर को रिवर्स करने की मांग करने जा रही है। यह ऑर्डर कंपनी को सीजीएसटी एक्ट के तहत मिला था। कंपनी का यह भी कहना है कि वो इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इस ऑर्डर के रिवर्सल या रेक्टिफिकेशन के लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। ये ऑर्डर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस बेंगलुरु की ओर से जारी किया गया था, जो कि कंपनी को 16 नवंबर 2023 को मिलेगा। इस ऑर्डर के मुताबिक कंपनी की ओर से वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भुगतान किए गए जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में अनियमितताएं हैं और मिसमैच भी। ये ऑर्डर भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी टेलीसॉनिक नेटवर्क्स को लेकर पारित किया गया है, जिसका 1 फरवरी 2023 से कंपनी के साथ मर्जर हुआ है। बीते शुक्रवार यानी 17 नवंबर की शाम को खबर आने के बाद 20 नवंबर को जब बाजार खुला तो भारतीय एयरटेल का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुआ था। 21 नवंबर को खबर आई कि भारतीय एयरटेल स्पेक्ट्रम बकाये के भुगतान के लिए $1 अरब यानी करीब
8,330 करोड़ रुपए की रकम जुटा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस महीने बार्कलेस और सिटी जैसे कई ग्लोबल बैंकों से बात करेगी। 21 नवंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 970 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 976 रुपये 35 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 22 नवंबर को भी दो खबरें आई। पहली ये थी कि भारतीय एयरटेल से जुड़ी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम का साल 2024 की शुरुआत में आईपीओ आ सकता है। भारतीय समूह इस कंपनी के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन की उम्मीद कर रहा है। इस कंपनी में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी है। वही केंद्र सरकार के पास भी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए 30% हिस्सेदारी है। दूसरी खबर यह थी कि भारतीय एयरटेल के समर्थन वाली वन वेब इंडिया को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं रोल आउट करने के लिए मंजूरी मिल गई है। 22 नवंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 970 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अदानी हिंडनबर्ग मामले ने अलग मोड़ ले लिया है। असल में मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से इस मामले में हो रही जांच के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। सेबी की ओर से इस मामले में जारी जांच में देरी के चलते ये मांग की गई है, क्योंकि जांच को लेकर जो समय सेबी को मिला था उस समय सीमा के दौरान जांच पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन सेबी ने अभी तक इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। 20 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 3.25% की गिरावट के साथ 2,151 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 23 नवंबर को खबर थी कि अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी एक से ज्यादा कंपनियों को बेची जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए अदानी ग्रुप के साथ जेवी पार्टनर विल्मर इंटरनेशनल, GQG पार्टनर्स और कतर इंटरनेशनल अथॉरिटी यानी QIA की बातचीत हो रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अदानी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी 2 से $2.25 अरब में बेच सकता है। 23 नवंबर को अदानी विल्मर का शेयर 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 315 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, टू व्हीलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प के लिए इस हफ्ते एक राहत की खबर आई। असल में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को हीरो मोटोकॉर्प के चेयरपर्सन पवन मुंजाल के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर रोक लगा दी है। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दायर किया था। यही नहीं, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस मामले में ईडी को नोटिस भी जारी किया है। 20 नवंबर को जब ये खबर आई तो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर हल्की बढ़त के साथ 3,341 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी रेमंड के चेयरमैन और अरबपति कारोबारी गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी ने उनके $1.4 अरब के नेटवर्थ का 75% हिस्सा मांगा है। नवाज मोदी की ओर से यह हिस्सा पारिवारिक विवाद के सेटलमेंट के तहत मांगा गया है। असल में गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी के साथ करीब 32 साल की शादी से अलग होने का फैसला लिया है। उनकी पत्नी नवाज ने कहा है कि वो अपने खुद के लिए और अपनी दोनों बेटियों निहारिका और निशा के लिए यह हिस्सा मांग रही हैं। 20 नवंबर को रेमंड का शेयर मजबूत शुरुआत के बाद करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 1,762 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 22 नवंबर को खबर थी कि सिंघानिया की पत्नी नवाज से अलग होने की खबर से रेमंड के शेयरधारकों को भारी नुकसान पहुंचा है। 13 नवंबर को इस तरह की खबर आने के बाद से ये शेयर करीब 12% तक टूट चुका है और कंपनी के वैल्यूएशन में करीब 1,500 करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। बुधवार 22 नवंबर को रेमंड का शेयर करीब 4.25% गिरकर 1,676 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, रेलिगेर एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने कंपनी की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा का यह कहकर समर्थन किया है कि उनके कार्यकाल में 5 साल में कंपनी कर्ज मुक्त हो गई और मार्केट कैप $10 करोड़ से बढ़कर $1 अरब के पार चला गया है। बावजूद इसके कि इस कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक बर्मन परिवार ने रश्मि सलूजा के खिलाफ नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, पर बोर्ड ने उनको सपोर्ट किया है। कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 99 में हमने आपको बताया था कि बर्मन परिवार ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से रेलिगेर की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा की ओर से बेचे गए शेयरों की जांच की मांग की है। बर्मन परिवार ने आरोप लगाया है कि परिवार के कुछ प्रतिनिधियों से बैठक के बाद रश्मि सलूजा ने अपनी निजी हिस्सेदारी में से कुछ शेयर बेच दिए थे। इस बैठक में परिवार के प्रतिनिधियों ने कंपनी का कंट्रोल हासिल करने के लिए ओपन ऑफर लाने की मंशा जाहिर की थी। 21 नवंबर को जब यह खबर आई तो रेलिगेर एंटरप्राइजेस का शेयर मजबूत बाजार में भी करीब 3.5% की कमजोरी के साथ 222 रुपये 45 पैसे के स्तर पर और डाबर का शेयर ½ गिरकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ने सोमवार 20 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कंपनी को अपना कामकाज जारी रखने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खासकर कंपनी के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारर को बकाया रकम का भुगतान करने के कोर्ट के ऑर्डर के बाद से। इस एयरलाइन ने अदालत को यह भी बताया कि कंपनी को रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर करने से इस मामले में शामिल पार्टियों के लिए हानिकारक हो सकता है और अगर ये एयरलाइन दिवालिया हो जाती है तो किसी भी शेयरधारक को फायदा
नहीं होगा। इस मामले में कोर्ट ने कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा है। ये मामला सन ग्रुप के फाउंडर और कायल एयरवेज के प्रमोटर कलानिधि मारर को मध्यस्थता मामले में रकम के बकाया भुगतान से जुड़ा है। स्पाइसजेट को ब्याज समेत कुल 440 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जबकि कंपनी के मुताबिक एक्चुअल पेमेंट 194 करोड़ रुपए का ही है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए की रकम सितंबर में ही अदा की जा चुकी है। 21 नवंबर को स्पाइसजेट का शेयर करीब 6.25% की मजबूती के साथ 40 रुपये 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था और इस हफ्ते शुक्रवार को शेयर ने 47 रुपये की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। 8वीं खबर, देश के 2 दिग्गज फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो और स्विगी को कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपए का जीएसटी वसूली का नोटिस भेजा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने जोमैटो को 400 करोड़ रुपए और स्विगी को 350 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है। दरअसल डीजीजीआई ने यह नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि उनका मानना है कि फूड डिलीवरी एक सर्विस है, इसलिए जोमैटो और स्विगी पर जीएसटी की देनदारी बनती है। ये दोनों कंपनियां अपने ग्राहकों से डिलीवरी फीस के नाम पर फीस चार्ज करती हैं। कंपनियों के मुताबिक ये चार्ज खाना डिलीवर करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की ओर से किए गए खर्च के चलते है। कंपनियां इसे ग्राहकों से इकट्ठा करके डिलीवरी पार्टनर्स को पास ऑन कर देती हैं, पर जीएसटी अधिकारियों का इस मामले में अलग मत है। हालांकि दोनों कंपनियों ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। 22 नवंबर को जोमैटो का शेयर करीब 1% की कमजोरी के साथ 115 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 9वीं खबर, बुधवार 22 नवंबर को कुकिंग अप्लायंस बनाने वाली कंपनी स्टोवक्राफ्ट ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी कि कंपनी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो आयकर विभाग के अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। 22 नवंबर को जब ये खबर आई तो स्टोवक्राफ्ट का शेयर करीब 2.5% की गिरावट लेकर 505 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था, पर दिन के दौरान शेयर 486 रुपये के स्तर तक भी फिसल गया था। 10वीं खबर, टाटा समूह की एयरलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी एयर इंडिया पर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यात्री सुविधाओं के स्टैंडर्ड का पूरी तरह से पालन ना करने के चलते एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस पर दिल्ली, कोची और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पर जांच की थी। इस जांच में डीजीसीए ने पाया कि एयर इंडिया को सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट यानी सीएआर के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में डीजीसीए ने 3 नवंबर को एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। इस नोटिस के जवाब के आधार पर ही डीजीसीए ने कंपनी को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया है। 11वीं खबर, मंगलवार 21 नवंबर की शाम को खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पतंजलि के एलोपैथिक दवाइयों को लेकर भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि पतंजलि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाकर रखें। इतना ही नहीं, इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट नहीं दिए जाएं। इसके अलावा इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाने की भी हिदायत दी गई है। 22 नवंबर को पतंजलि ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 1345 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, कर्ज संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के दोबारा शुरू होने की उम्मीद लगातार खत्म होती जा रही है। कंपनी को एनसीएलटी के जरिए नए खरीदार मिलने में परेशानी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब नवीन जिंदल ग्रुप की कंपनी जिंदल पावर ने भी गो फर्स्ट के लिए बोली लगाने से इनकार कर दिया है। एनसीएलटी के तहत कंपनी के लिए बोली लगाने की डेडलाइन खत्म होने वाली है। मई की शुरुआत से एयरलाइन बंद पड़ी हुई है। 22 नवंबर को बॉम्बे बर्मा का शेयर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1453 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 23 नवंबर को खबर आई कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के लिए दिवालिया प्रक्रिया के जरिए कर्ज समाधान के प्रोसेस की टाइमलाइन 90 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इसे 6 नवंबर 2023 से बढ़ाकर 4 फरवरी 2024 तक कर दिया गया है। एनसीएलटी ने इस कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी से 90 दिन के अंदर एक्शन प्लान जमा करने के लिए भी कहा है। 23 नवंबर को बॉम्बे बर्मा का शेयर 1% गिरकर 1439 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस के लिए इस हफ्ते यूएस की सुप्रीम कोर्ट से खराब खबर आई। 21 नवंबर को टीसीएस ने तीसरी तिमाही में $12.5 करोड़ या 1166 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करने की घोषणा की है। 2014 में एपिक सिस्टम नाम की यूएस की कंपनी ने टीसीएस और टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्प के खिलाफ यूएस में मुकदमा दाखिल किया था। इस कंपनी ने टाटा ग्रुप की कंपनियों पर
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी आईपी चुराने का आरोप लगाया था ताकि वो अपनी खुद के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सकें। पर इन कंपनियों का कहना है कि इनका एपिक के साथ हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने के लिए करार भी हुआ था। पर 20 नवंबर को यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ विस्कॉन्सिन के $14 करोड़ का जुर्माना लगाने के फैसले को बरकरार रखा और टीसीएस की याचिका को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को कमजोर शुरुआत के बाद टीसीएस का शेयर आधा फीसदी से ज्यादा की मजबूती और दिन के निचले स्तर से करीब 2% की रिकवरी के साथ बंद हुआ था। 14वीं खबर, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने मिड और सीनियर रेंज के 200 कर्मचारियों की छंटनी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से कम परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को निकाला गया है। इसके अलावा भूमिकाओं की ओवरलैपिंग को कम करने के लिए भी कर्मचारियों की छंटनी की गई है। फिलहाल आपको बता दें, L&T टेक की कर्मचारी संख्या 24,000 के आसपास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2024 में भी कंपनी की ओर से एक और छंटनी की जा सकती है। 24 नवंबर को L&T टेक का शेयर आधा फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 4,556 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। बीते शुक्रवार यानी 17 नवंबर की शाम को खबर आई कि मार्केट शेयर के हिसाब से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपना नाम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने आप को निजी कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना चुकी है और ये फैसला कंपनी के आने वाले आईपीओ से पहले लिया गया है। माना जा रहा है कि ये कंपनी अपने आईपीओ से जुड़े दस्तावेज इसी महीने सेबी के पास दाखिल कर सकती है। साथ ही आईपीओ लाने से पहले ये कंपनी अपने बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर भी काम कर रही है, जिसके तहत कंपनी कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या स्वतंत्र निदेशक शामिल करने पर काम कर रही है। आम चुनाव से पहले मार्च 2024 तक ये कंपनी 7 से 8 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की तैयारी कर रही है। दूसरी खबर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला अपने यहां से कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की ओर से करीब 120 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है। ये छंटनी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर की गई है और कंपनी की ओर से छंटनी का ये पहला मौका है। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला ने पिछले साल ही 1.1 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। तीसरी खबर, एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बायजूस इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस पे रहा। मंगलवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि बायजूस को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 9,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के फेमा उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को यह नोटिस भेजा गया है। हालांकि शाम तक बायजूस ने एक्स पर एक बयान जारी कर इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से निराधार बताया था। बायजूस ने कहा कि उसे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। बुधवार को ईडी ने कंफर्म किया कि उसने बायजूस को फेमा उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। ईडी ने बायजूस और उसकी पेरेंट कंपनी पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए कई आधारों का उल्लेख किया। इसमें देश के बाहर भेजे गए पैसों के मामले में दस्तावेज जमा करने में नाकाम रहने का आरोप भी शामिल है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि बायजूस की ओर से अपने उन कर्मचारियों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है जिन्हें कंपनी निकाल चुकी है। कंपनी की तरफ से पहले सितंबर की डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद कहा गया था कि 17 नवंबर तक वो कर्मचारियों को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देगी, लेकिन दूसरी डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कंपनी उन कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पाई है। खबर यह भी थी कि 21 नवंबर को कि बायजूस के कर्मचारियों को गुरुग्राम का ऑफिस खाली करने के लिए कहा गया है। रेंट का भुगतान ना करने के चलते ऑफिस को खाली करने के लिए कहा गया था, जिसमें मुख्य रूप से कंपनी की टेक्नोलॉजी टीम्स काम कर रही हैं। इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ स्टार्टअप जगत का भी पूरा अपडेट मिल गया होगा। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 और हाँ, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। तो वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।